हेलो ऑल, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे कि कभी न कभी हमारे दिमाग में ऐसा आता होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सैद्धांतिक रूप से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी या और बाकी जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से हमारे सौरमंडल का और उन ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट में करते हैं प्राचीन काल से अगर देखते हैं तो मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थीं। पहला एक धार्मिक विचारधारा, रिलीजियस कॉन्सेप्ट परिचित होंगे आप, और दूसरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है रिलीजियस कॉन्सेप्ट की, तो आप जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, सब में कोई न कोई एक आप रिलीजियस स्टोरी पाएंगे, धार्मिक कहानियाँ पाएंगे जो कि संबंधित हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। हम लोग इस पे आज यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है। हम लोग उन्हीं चीज़ पे बात करेंगे जो कि प्रमाणित हैं, क्योंकि धर्म हमेशा एक विवाद का विषय है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब हमें रिलीजियस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो सेकंड आता है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक अवधारणाएँ। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे आप जानते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके लिए कुछ प्रूफ की ज़रूरत होती है और वह कुछ प्रूफ पे आधारित होते हैं। तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी इसका प्रतिपादन करने का प्रयास किसने किया। तो हम यहाँ पाते हैं कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था कास्टे द बफन। सबसे पहले उन्होंने 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक वैज्ञानिक विचारधारा देने का प्रयास किया। लेकिन वह अर्ली स्टेज पे हम कह सकते हैं कि उनका अपना एक स्टार्टिंग पीरियड में एक विचारधारा थी जिसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाई। बाद में चल करके दो प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हुआ, एक अद्वैतवादी संकल्पना, एक द्वैतवादी संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो अद्वैतवादी संकल्पना मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और द्वैतवादी संकल्पना ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग यहाँ जानते हैं कि अद्वैत वाली संकल्पना या मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में यह विचारधारा है कि जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति में एक ही तारे का योगदान है। और या द्वैतवादी संकल्पना या ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत दो तारों का योगदान है। तो इन दोनों संकल्पनाओं के आधार पर बहुत से विद्वानों ने अपनी विचारधाराएं प्रतिपादित की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कांट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कांट एक जो है जर्मन दार्शनिक थे और उन्होंने जो अपनी जो है परिकल्पना का प्रतिपादन किया उसको हम कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, कांट की वायुराशि परिकल्पना। तो हम आज देखेंगे कि कांट की वायुराशि परिकल्पना क्या है, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस क्या है और किस प्रकार से उन्होंने इसका प्रतिपादन किया और किन परिस्थितियों में यह जो है आगे बढ़ी और क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराई। तो हम लोग कांट की वायुराशि परिकल्पना के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से कांट महोदय ने अपनी वायुराशि परिकल्पना को एक सिस्टमैटिक वे में प्रतिपादित किया और कैसे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक जो है जर्मन फिलॉसफर थे और इनकी जो परिकल्पना है उसका नाम था गैसियस हाइपोथेसिस। आप जानते ही हैं इसको वायुराशि परिकल्पना हिंदी में कहते हैं। तो ये इन्होंने सबसे पहले अपनी परिकल्पना को स्टार्ट करने से पहले ये माना कि ब्रह्मांड के अंदर आद्य पदार्थ मौजूद थे। तो इन्होंने ये माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही ऑलरेडी आद्य पदार्थ मौजूद थे और वह जो है जो ब्रह्मांड में जो पदार्थ थे, आद्य पदार्थ थे, उनके अंदर उन्होंने ये न्यूटन्स लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन महोदय ने लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। और इसके बाद उन्होंने माना कि भाई जो ये इसको हमने यहाँ पर आद्य पदार्थ या प्रिमोर्डियल मैटर है, उस मैटर के अंदर न्यूटन का लॉ इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि समय के साथ उसके अंदर जो मैटर थे वो आपस में कोलाइड करने लगे, टकराने लगे। मतलब ये जो कांट महोदय हैं उनका मानना था कि जो आद्य पदार्थ थे ब्रह्मांड में, आद्य पदार्थ जो फैले हुए थे वह आपस में, क्योंकि जैसे न्यूटन महोदय ने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हर एक पार्टिकल में, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह आपस में क्या करने लगे, टकराने लगे। ऐसा किसका मानना था? ऐसा कांट महोदय का मानना था। उस टकराहट से क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि द राइज इन टेम्परेचर, उस टकराहट से क्या होने लगा कि टेम्परेचर बेरोबेर बढ़ने लगा, तापमान इंक्रीज करने लगा, तापमान बढ़ने लगा बेरोबेर उस नेबुला का, उस गैसियस मैटर का जिसको उन्होंने आद्य पदार्थ माना था। चेंज द स्टेट ऑफ
प्रिमोर्डियल मैटर, और जो इसकी अवस्था है उसको परिवर्तन करने लगा, और जो वो सॉलिड फेज में था, जो ठोस में था, वह कन्वर्ट होकर गैस में बदल गया। मतलब जब उसके अंदर टक्कर हुई, तापमान बढ़ा, तो उसके कारण उसमें परिवर्तन हुआ और वह सॉलिड स्टेट से आगे बढ़ करके लिक्विड से आगे बढ़ करके गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो गया मैटर पूरा। और उन्होंने ये भी कहा कि उस टकराहट के कारण, जब वो कण आपस में टकराए, तो उस टकराने के कारण अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जिसको कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या है? वो ऐसा बल है, जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे को पता होगा कि एक ऐसा ये कल्पित बल है जो हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ काम करता है। कोई भी एक गोल पिंड है, यदि वह क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से घूर्णन कर रहा है, वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वह हमेशा ये बल सेंटर से बाहर की तरफ काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हुआ। लेकिन और क्या हुआ इसके साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स या चुंबकीय बल पहले से ऑलरेडी विद्यमान था, तो इसके कारण क्या हुआ कि उसके जो नेबुला है उसके रोटेशन से, उसकी गति से, उसके जो आप कह सकते हैं कि मिडिल है, वहाँ से एक छल्ले के रूप में अलग हुआ पदार्थ, मैटर क्या हुआ, अलग हुआ। वह उन्होंने इसके लिए फोर्स क्या बताया, उन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा थे, उन दोनों के कारण, कंबाइंड फोर्सेस के कारण क्या हुआ, उस छल्ला एक उत्पन्न हुआ नेबुला से। इसी प्रकार से यह 9 टाइम्स, कितनी बार, यही प्रक्रिया 9 बार हुई, और वहाँ से कितने रिंग्स निकली, कितने छल्ले निकले, 9 छल्ले अलग हुए, और उनसे क्या बना, 9 ग्रह बने अलग अलग। जो अब प्लानट, जो आज वर्तमान समय में 8 प्लानट हैं, जब उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी उसमें 9 प्लानट माने गए थे, तो वहाँ उन्होंने बताया कि वह 9 ग्रहों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। फिर जो बचा हुआ पार्ट था, जो रिमेनिंग पार्ट था, वह हमारा जो प्रेजेंट सन है, जो सूर्य दिख रहा है, वही जो है उस गैसियस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उस नेबुला का बचा हुआ पार्ट हमारा ये सन है, सूर्य है। अपनी जो ये संकल्पना है वो उसको लेकर के कांट बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे, बहुत ही उनको विश्वास था कि मेरी संकल्पना 100% सही है। और उन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि आप अगर हमें द्रव्य देते हैं तो मैं आपको ब्रह्मांड उत्पन्न करके दिखा सकता हूँ। इफ़ यू आर गिवन मी मैटर देन आई एम सो हाउ कैन यूनिवर्स कम फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने इस संकल्पना में देखा, और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये संकल्पना समझ में भी आई होगी, हम लोग देखते हैं कि इस संकल्पना के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, अर्थात इस संकल्पना की विशेषताएं क्या हैं और इस संकल्पना की कमियां क्या हैं। तो अगर विशेषताओं की बात करें तो हम इस बात को लेकर के बहुत प्रशंसा करेंगे कांट महोदय ने कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया और सबसे पहले एक साइंटिफिक थ्योरी दी पृथ्वी के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में या ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में। इसके पहले जो भी संकल्पनाएं थीं वो कहीं न कहीं धार्मिक संकल्पनाओं से प्रभावित थी, लेकिन कांट महोदय ऐसे थे जिन्होंने पूर्णतः धर्म को अलग करके केवल जो है साइंटिफिक थ्योरीज का, साइंटिफिक लॉज का, वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर के इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी, उनके बीच में जो आपसी संबंध है, उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। इसके लिए वो बहुत ही प्रशंसनीय पात्र हैं। सेकंड जो हम बात करते हैं, वेरी सिंपली एक्सप्लेन, उन्होंने अपनी थ्योरी को बहुत ही साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं उसमें इन्वॉल्व किया, कोई भी जटिलता इन्वॉल्व करने का प्रयास नहीं किया। जितना हो सका उतना सिंपल वे में उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया और जो थ्योरी के सिद्धांत हैं उसको रखा, जिससे क्या हुआ, जिससे आम लोगों का भी इंटरेस्ट, जो कि अभी तक उस समय तक आम लोग इन साइंटिफिक थ्योरीज से या इन चीज़ों से मतलब नहीं रखते थे, वह भी आकर्षित हुए चीज़ों को जानने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान मान सकते हैं इस थ्योरी का। थर्ड है, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। अब आगे वाली पीढ़ी को उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि वह नई साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ऐसी संकल्पनाओं को प्रतिपादित कर सकते थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, अपने जो है सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के, जिनका आधार क्या होता, पूर्णतः वैज्ञानिक होता। इस आधार पे भी उनका काम बहुत ही प्रशंसनीय और अप्रतिम था, क्योंकि उस समय का माहौल बहुत ही रूढ़िवादी था। इसको देखते हुए अगर हम कमियों की बात करें, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कमियां तो बहुत गिना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हम देखते हैं कि क्या बेसिकली क्या मुख्यतः कमियां थीं इस थ्योरी की। पहला हम बात करते हैं कि जो उन्होंने आद्य पदार्थ की संकल्पना दिया, इसका वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। मतलब जो
प्रिमोर्डियल मैटर था, ब्रह्मांड में जो पदार्थ फैला हुआ था, वो पदार्थ आया कहाँ से, इसके विषय में इस संकल्पना में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो हम इसको मान सकते हैं, इसकी कमी मान सकते हैं संकल्पना की। अब ये जो ग्रेविटेशनल पुल की बात की उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण बल की बात की, इसका भी उपयोग उन्होंने जो है सही तरीके से नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय के मान भी लेते हैं कि आधे पदार्थ फैले हुए थे, प्रिमोर्डियल मैटर फैले हुए थे, तो फिर उनके अंदर अचानक से क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया, उसके पहले क्यों नहीं काम किया, और उसके पहले क्यों नहीं उत्पन्न हुए, क्यों फैले हुए थे वो, इसकी भी व्याख्या वो नहीं कर पाए। थर्ड हम बात करते हैं, जो एंगुलर मूवमेंट की बात किया है, यह सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि किसी भी कोई एक पिंड है, उसके अंदर यदि आपस में कण कोलाइड करते हैं तो कभी भी एंगुलर मूवमेंट जनरेट नहीं होता है। ये इस प्रकार से ये साइंटिफिकली सही नहीं है, क्योंकि अगर कण आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो वह एंगुलर मूवमेंट कभी जनरेट नहीं करेंगे, और इस आधार पर भी यह संकल्पना अपने आप में पूर्ण नहीं है या गलत तथ्यों पर आधारित मानी जा सकती है। लास्ट अगर बात करें तो यह अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट के कंजर्वेशन लॉ के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जब वहाँ जो है एंगुलर मूवमेंट बढ़ गया तो उसके अंदर से छल्ले निकले बाहर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज भी सूर्य के अंदर से एक नया छल्ला निकलता हुआ दिखाई देता, जो कि ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि केवल एंगुलर मूवमेंट से ही उस जो आपकी जो है नेबुला थी उसके अंदर से 9 अलग अलग छल्ले निकले? यदि मान भी लेते हैं तो फिर 10वां छल्ला क्यों नहीं निकला? इन सब प्रश्नों पर यह हाइपोथेसिस कुछ ज़्यादा क्लियरेंस नहीं दे पाती है। हम इसकी कमियां मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत तौर से कांट की वायुराज की परिकल्पना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि उस समय उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय काम किया इस परिकल्पना को देकर के, और भविष्य के लिए एक नींव रखने का काम किया। धन्यवाद।